हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 48 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कियारा की कार क्लब के सामने धीरे धीरे रुक गई। उसके हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर थे और चेहरा आंसुओं, गुस्से और भीतर की बेचैनी से भरा हुआ था। वह बाहर निकली, उसका सिर झुका हुआ था और वह बिना किसी को देखे क्लब के अंदर चली गई। क्लब के अंदर शोरगुल, तेज म्यूजिक और रंग बिरंगी लाइट्स ने माहौल को और भी उलझा दिया था। लोग हंस रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, हर जगह हलचल थी। पर कियारा की निगाहें जैसे हर शोर और भीड़ को चीरते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य को तलाश रही थी। वहीं बाहर राव की कार भी क्लब के ठीक सामने आकर रुक गई। उसने भी अपनी सीट बेल्ट खोली और कदम बढ़ाते हुए क्लब की तरफ बढ़ा। क्लब के अंदर कदम रखते ही उसकी नज़रें तुरंत हर व्यक्ति को स्कैन करने लगी। हर चेहरे पर उसकी निगाह गई, हर किसी की चाल, हर किसी की पोजीशन, ताकि वह कियारा को ढूंढ सके। म्यूजिक की तेज धुन और रोशनी की चमक के बीच कियारा अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, पर राव जानता था वह यहीं है। उसकी सांसें धीमी और गहरी थी। हर बार जब भी कोई उसे रास्ता रोकता, वह अपनी आंखों से एक छोटा सा इशारा देकर क्लब में आगे बढ़ता रहा। राव के मन में एक ही ख्याल था, आज चाहे जो भी हो, कियारा मेरी नज़र से नहीं बच सकती। वहीं पार्टी हॉल में म्यूजिक बंद हो चुका था, लेकिन हलचल अभी भी जारी थी। वेदांश और मन्नत के अचानक चले जाने के बाद पूरा हॉल जैसे सवालों का मंझधार बन चुका था। लोग छोटे छोटे ग्रुप में खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। हर नज़र शेखावत परिवार पर टिक चुकी थी। राजवीर जी एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे, तभी उसने सीधे सीधे सवाल दाग दिया, मिस्टर राजवीर, हमें समझ में नहीं आया, वेदांश राठौर की सगाई तो आपकी बेटी कियारा से हुई थी, तो अब यह क्या तमाशा हुआ? क्या उनकी सगाई टूट चुकी है? राजवीर जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कुछ बोलते उससे पहले आसपास खड़े अन्य मेहमान भी बातें उछालने लगे। उधर नूतन जी और दिव्या जी के पास भीड़ जमा हो चुकी थी। एक लेडीज ने पूछा, दिव्या जी, यह क्या हो गया? क्या वेदांश ने कियारा को छोड़ दिया? बेचारी कियारा, ना जाने उस पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन फिलहाल वो है कहाँ? तभी एक लेडी ने हंसी दबाते हुए कहा, लगता है मन्नत ने अपनी बहन का घर उजाड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। तभी दूसरी बोली, कैसी बहन होती हैं ये? तीसरी ने कटाक्ष किया, शेखावत और राठौर परिवार में ये क्या नया चलन हो गया है, कब क्या हो जाए मालूम ही नहीं चलता। यहाँ तो बहन ही बहन की दुश्मन हो गई है। दिव्या जी और नूतन जी के होठ सूख गए थे। चेहरे पर शर्म, दर्द और असहायता साफ दिख रही थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि सच यही था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी दौरान कबीर, पंखुड़ी और मयंक दूर खड़े सारी बातें सुन रहे थे। कबीर की मुठिया भिज चुकी थी, आंखों में ठंडी आग दिख रही थी। पंखुड़ी ने उसका हाथ थामकर कहा, कबीर प्लीज शांत रहिए, लोग कभी भी चुप नहीं रहते। कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी अपनी फैमिली पर कीचड़ उछालने नहीं दूंगा। तभी मयंक ने भी गुस्से से बोला, देखा कितने नीच लोग हैं, अभी तक इन सबका मुंह नहीं खुल रहा था और वेद के जाते ही सबका असली रंग दिख गया। कबीर ने एक पल भी नहीं गवाया, वह सीधे मंच की ओर बढ़ा और माइक्रोफोन उठा लिया। पार्टी हॉल एक पल में खामोश हो गया। पंखुड़ी ने एक बार फिर उसकी बाह पकड़कर रोका, कबीर प्लीज गुस्से में मत बोलिए। कबीर ने उसकी आंखों में देखकर धीमे से कहा, तुम घबराओ मत पंखु, मैं सब कुछ क्लियर करूँगा, लेकिन किसी को हमारी फैमिली पर उंगली उठाने नहीं दूंगा। उसने माइक उठाया और पूरी भीड़ की तरफ सीधे देखा। कबीर की आंखें अब शांत नहीं थी, उनमें ठंडक और शेखावत वाला तेवर साफ झलक रहा था। माइक ऑन होते ही उसकी आवाज़ हॉल में गूंज उठी, जो लोग इधर उधर खड़े होकर हमारी फैमिली पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें शायद यह भूल हो गई है कि आप शेखावत मेंशन में खड़े हैं, गॉसिप क्लब में नहीं। हॉल में सन्नाटा था। कबीर ने एक एक शब्द तोलकर कहा, वेदांश राठौर की जिंदगी, उनका रिश्ता, उनका फैसला,
यह सब उनकी अपनी मर्जी से होता है। कुछ लोग उसकी बातें सुनकर सिर झुकाने लगे, लेकिन कई अभी भी कानाफूसी में लगे थे। कबीर सीधे उनकी ओर मुड़ा, और जो लोग यह कह रहे हैं कि मन्नत ने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, उन्हें मेरी तरफ से एक छोटा सा जवाब है। उसने हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान नहीं, चेतावनी थी। वेदांश राठौर को कोई फंसा नहीं सकता, उन्हें कोई चला नहीं सकता। वो सिर्फ वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। अगर आज उन्होंने एक लड़की का हाथ पूरी दुनिया के सामने थामा है, तो इसका मतलब साफ है कि वह उसी के काबिल है। शब्द चाकू की तरह भीड़ पर पड़े। पीछे खड़ी कुछ लेडीज ने शर्म से नजरें झुका ली। मयंक भी मुस्कुराया। अब आएगा असली मजा, कबीर ने आगे कहा। और कियारा, वह हमारी फैमिली है। उसे कोई छोड़ा हुआ नहीं कहेगा। जिसे मालूम नहीं है वो कान खोलकर सुन ले। वेदांश और कियारा का रिश्ता बहुत समय पहले खत्म हो चुका था, लेकिन हमने इसे शोहरत का तमाशा नहीं बनाया, क्योंकि हम संस्कार वाले लोग हैं। सब खामोश। वहाँ की हवा भारी हो गई। कबीर की आवाज़ अब और ठंडी हो गई। अब अगर कोई भी मेरी मन्नत या कियारा के खिलाफ एक भी लफ्ज़ बोलेगा, तो उसे कबीर शेखावत जवाब देगा। और मेरा जवाब फुसफुसाहट नहीं होता, सीधा होता है। जो लोग गॉसिप कर रहे थे, उनके चेहरे पर खून उतर आया। वहीं पंखुड़ी और केशव जी की आंखें भर आई थी गर्व से। तभी कबीर एक बार फिर बोला, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप लोग जो भी सवाल मन में लिए हुए हैं, वह सब बेमानी है, बुनियादहीन है। हमारे घर की खुशियों में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। कबीर थोड़ा रुका, फिर ठंडे लहजे में बोला, आई थिंक पार्टी ओवर हो चुकी है। अब आप सभी को घर लौट जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में ना तो गुस्सा था, ना ऊंची बोली, लेकिन उसमें एक ऐसा असर था कि मेहमानों की हिम्मत जवाब दे गई। हर कोई समझ चुका था कि आगे सवाल पूछना मतलब मुसीबत को न्योता देना। धीरे धीरे लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, पर उसी भीड़ में राजवीर जी और दिव्या जी के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, क्योंकि सच यही था। कियारा और वेदांश की सगाई सबके सामने हुई थी, और आज वेदांश का मन्नत को प्रपोज करना सीधे सीधे कियारा के अस्तित्व पर चोट था। राजवीर जी बेचैनी से पूरे हॉल में नजरें दौड़ाने लगे, लेकिन कियारा कहीं नजर नहीं आई। उनका दिल कसकर बैठ गया। वही मन्नत एक अलग ही धुन में थी। उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि हवा में थे, सीधे वेदांश की बाहों की तरफ। आलिया ने आज उसके दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया था। अब उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बस जल्दी से अपने वेदांश से मिलकर उस पल में खो जाना था। उसके चेहरे पर एक चुलबुली और मीठी मुस्कान नाच रही थी। जैसे जैसे वो भाग रही थी, बारिश और तेज होती जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं उसके खुले सिल्की बालों को मस्ती में उड़ा रही थी। सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी, लेकिन मन्नत के पैरों की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। वह बिल्कुल परवाह किए बिना दौड़ी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेदांश की हालत खराब थी। वह हर नुक्कड़, हर कोने पर मन्नत को पागलपन की हद तक ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में साफ साफ बेचैनी, डर और बेताबी झलक रही थी। वह अपना माथा पीटते हुए खुद से बड़बड़ाया, यार मुझे उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था, और वो भी इस सिचुएशन में। इतना बेवकूफ़ हूँ मैं। उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया ताकि मन्नत को कॉल लगा सके, पर किस्मत देखिए, यह बैटरी भी अभी ही डेड होनी थी। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? वह आसमान की तरफ देखकर पूरी शिद्दत से दुआ करने लगा, ओ गॉड, जान प्लीज़ प्लीज़ बस आप एक बार मुझे कहीं दिख जाइए। वेदांश अपनी बेचैनी में डूबा था, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि मन्नत एक खतरनाक जाल के करीब पहुंच रही है। कुछ गंदी और हवस भरी नज़रें सड़क के किनारे छिपी हुई थी। कुछ आवारा लड़के मन्नत को इस तरह सुनसान सड़क पर अकेला देखकर उसके पीछे पड़ गए थे। उनकी आंखों में खुराफत थी और इरादे सही नहीं थे। मन्नत तो अपने वेदांश के ख्यालों में खोई थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि खतरा उसके ठीक पीछे है। मन्नत जो अभी भी वेदांश के ख्यालों में डूबी हुई थी, अचानक ठिठक गई। उसे अपने ठीक पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। यह आवाज़ उसके कदमों की नहीं थी,
उसके सीने में दिल जोर से धक से रह गया। उसने डरते डरते पीछे पलट कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 4 से 5 आवारा लड़के बिल्कुल भूखे भेड़ियों की तरह उसे हवस की गंदी नज़रों से घूर रहे थे। उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि उनके इरादे कितने घटिया हैं। मन्नत को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उन लड़कों ने उसे अचानक घेर लिया। मन्नत की आवाज़ कांप गई, पर उसने हिम्मत दिखाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? हट जाओ मेरे रास्ते से। उन लड़कों में से जो सबसे ज़्यादा बेरहमी लग रहा था एक कदम आगे बढ़ा और बड़ी गंदी स्माइल के साथ बोला, ओहो क्या बात है बेबी गर्ल, रास्ते से हम क्यों हटे, बल्कि तुम हमारी निगाहों के रास्ते में आ गई हो। उसने मन्नत को ऊपर से नीचे तक घूरा, जिससे मन्नत को अपने बदन में झुरझुरी महसूस हुई। तभी दूसरे ने कहा, इतनी रात को कहाँ भाग रही हो? कहाँ जाना है तुमको? कहो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। उसके बाकी साथी यह सुनकर जोर जोर से भद्दी तरह से हंसने लगे। मन्नत का दिल तो तेज धड़क रहा था, बारिश में भी उसका गला बुरी तरह सूख रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वह डरेगी नहीं। यह डर दिखाने का वक्त नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी आवाज़ को सख्त बनाते हुए बोली, देखो बदतमीजी मत करो, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसकी यह धमकी सुनकर लड़के और भी तेज हंसने लगे, मानो उन्होंने कोई जोक सुन लिया हो। एक दुबला पतला लड़का मन्नत की तरफ इशारा करते हुए हंसते हंसते अपने साथी से बोला, अरे देख यार, यह तो हमें ही धमका रही है, खुद अकेली है, बारिश में भीगी हुई, और जुबान तो ऐसे चला रही है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी तोप है। मन्नत अब डर के साथ साथ गुस्से से भी भर उठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पूरी ताकत झोंक दी और उन गुंडों पर चिल्लाई, हाँ मैं हूँ तोप, मैं हूँ ठेकेदार तुम सबकी मौत की, मुझे हाथ तक मत लगाना, वरना। अभी वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उन लड़कों में से सबसे ढीठ वाले ने एक तेज हरकत की। उसने तुरंत मन्नत की बाह छू ली और एक गंदी हंसी के साथ बोला, लो बेबी गर्ल, हमने तुम्हें हाथ लगा दिया, अब क्या करोगी? मन्नत एकदम चुप हो गई। उसके पास इस हरकत का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह हकीकत में अकेली और बेबस थी। तभी दूसरा लड़का और भी नीच हरकत करते हुए आगे बढ़ा, अब बोलो भी, करोगी क्या? हाथ तो लगा दिया, अब कहो तो मुंह भी लगाकर दिखा दे। यह सुनकर मन्नत की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे वह इस पूरे जहान में अकेली है। बारिश की बूंदें और उसके आंसू अब एक साथ बह रहे थे। उसका दिल अंदर से चीख रहा था। वह खुद से बड़बड़ाई, लेकिन आवाज़ में बेपनाह दर्द था, हे भगवान, क्यों आ गई मैं अकेली? मुझे इस तरह से अकेले नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मिस्टर राठौर को भेज दो। प्लीज़ मिस्टर राठौर, आप आ जाइए और मुझे बचा लीजिए। लड़कों ने अब लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी थी। वह अब जोर ज़बरदस्ती पर उतर आए थे। कोई उसे गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता तो कोई उसे छेड़ने लगता। मन्नत पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह हाथ पैर मार रही थी, चीख रही थी, लेकिन बारिश और सन्नाटे में उसकी आवाज़ दब रही थी। तभी उन लड़कों ने मिलकर मन्नत की पतली कलाई को कसकर पकड़ा। चलो अब नखरे दिखाना बंद कर, ज़्यादा ड्रामा मत करो। उन्होंने ज़बरदस्ती मन्नत को घसीटा और उसे खींचकर उस सुनसान रास्ते से कहीं और लेकर जाने लगे। जिस पल लड़कों ने मन्नत को ज़बरदस्ती उठाना शुरू किया, मन्नत पूरी ताकत झोंक कर वह चीखी और लड़खड़ाते हुए खुद को उन लड़कों के चंगुल से छुड़ा लिया। जैसे ही उसे मौका मिला, वह पूरी जान लगाकर उस सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। पीछे पीछे वे आवारा लड़के गालियां बकते हुए और हंसते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। मन्नत आज अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा रही थी। उसे बस भागना था, कहीं भी, किसी भी तरफ, बस उन खतरनाक भेड़ियों से।
वो आंखें बंद करके भाग रही थी कि तभी अचानक वो धड़ाम से किसी चीज़ से टकराई। वो चीज़ एक मजबूत चट्टान जैसी थी, एक चौड़ा गर्म सीना। टकराते ही मन्नत जमीन पर गिरने ही वाली थी कि एक पल में दो मजबूत बाहों ने उसे कसकर पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। मन्नत को जैसे ही उन बाहों ने थामा, उसे अपनी सी जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। यह एहसास इतना अपनापन था कि वह तुरंत समझ गई कि वह शख्स कौन है। यह वेदांश राठौड़ था। उसने गहरी राहत की सांस ली, जैसे उसे अभी अभी नई जिंदगी मिली हो। मन्नत ने आंखें खोली और ऊपर देखा। वेदांश उसके ठीक ऊपर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से खून जैसी लाल हो चुकी थी और वह उन पीछा करने वाले लड़कों को घूर रहा था। पीछे भागते हुए आए लड़के वेदांश को मन्नत के साथ देखकर चौंक गए, लेकिन अपनी घटिया हरकतें और अहंकार में चूर होकर उनमें से एक बेशर्मी से बोला, ओए, छोड़ उस लड़की को, वो हमारी है, हमने पहले उसे देखा है, हमारे बाद तुझे जो करना होगा उसके साथ करना। यह सुनकर वेदांश की मुठ्ठियां गुस्से से इतनी जोर से भिज गई कि उसके हाथ की नसें तन गई। उसके चेहरे पर अब केवल तबाही का भाव था। दूसरी तरफ वेदांश की बाहों में सुरक्षित मन्नत की आंखें भले ही अभी भी नम थी, शायद डर और राहत के आंसू, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी थी। वह जानती थी अब कोई भी लड़का उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसका सुरक्षा कवच, उसका वी वापस आ चुका है। वेदांश ने एक पल भी जाया नहीं किया। उसका ध्यान अब सिर्फ उन लड़कों पर था। उसने धीरे से मन्नत को अपने पीछे किया, फिर उसने उन पांचों लड़कों की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी आग उगल रही थी। उसने एक हाथ के इशारे से उन्हें करीब आने को कहा, एक ऐसा इशारा जो खुद मौत का बुलावा था। लड़के जो अपनी ताकत के नशे में चूर थे, इसे चुनौती समझ बैठे। एक लड़का हंसते हुए अपने दोस्तों से बोला, अरे, लगता है यह भाई साहब हमारे साथ फाइट करना चाह रहे हैं। क्या सीन होगा यार। वह लड़का वेदांश के सामने आकर अकड़ता हुआ बोला, चलो ठीक है, शर्त लगा लेते हैं, हम 5 हैं और तू अकेला। देखते हैं कौन जीतता है, जो जीतेगा लड़की उसी की होगी। डील। मन्नत की सांसें तेज हो गई थी। वे 5 थे और वेदांश अकेला। लड़कों को अपने नंबर पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सामने इस वक्त कोई आम आदमी नहीं, बल्कि माफिया वर्ल्ड का किंग खड़ा है। वेदांश राठौड़, जिसके एक इशारे पर अच्छे अच्छे धुरंधर भी घुटने टेक देते थे। वह आदमी जिसकी खामोशी ही दुश्मनों के लिए डर बन जाती थी। आज उन लड़कों की किस्मत ही बहुत खराब थी। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए तो उन्होंने मौत को खुद बुलावा दिया था। वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने चेहरे से हर एक्सप्रेशन हटा दिया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक खाली डरावनी गंभीरता थी। वह लड़का जोश में वेदांश से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला अटैक करने की सोची और अपने हाथ को हवा में उठाया, वेदांश ने बिजली की तेजी से उस लड़के का हाथ, हाँ वही हाथ जिसने मन्नत को सबसे पहले छुआ था, पकड़ लिया। वेदांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में शैतान दिख रहा था और एक हाई एटीट्यूड वाले झटके के साथ उसने उस हाथ को ऐसे मरोड़ा कि एक तेज, भयानक, दर्दनाक चीख उस बारिश और सन्नाटे को चिरती हुई गूंज उठी थी, क्रैक की आवाज़ के साथ। एक पल के लिए तो मन्नत भी डर के मारे कांप गई थी। उसके होठों पर आई हल्की मुस्कान अब डर और शौक में बदल गई थी। बाकी के लड़कों के डर और हैरानी से जैसे आंखें ही बाहर निकल आई हो। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक पल पहले क्या हुआ। उनका साथी, जिसने अभी अभी इतनी अकड़ दिखाई थी, जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। वेदांश ने इतनी बेदर्दी से और इतनी सफाई से उसके हाथ की हड्डी तोड़ी थी कि वहां मौजूद किसी भी शख्स का दिल दहल जाता। उन लड़कों का सारा घमंड, सारी दादागिरी एक पल में धुल गई। उस अंधेरे में भले ही वेदांश का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हरकतें यह बताने के लिए काफ़ी थी कि जो शख्स उनके सामने खड़ा है वह कोई मामूली इंसान नहीं है, वह माफिया वर्ल्ड का किंग था। और उन्होंने उस किंग की सबसे कीमती चीज़ को हाथ लगाने की जुर्रत की थी। उनकी मौत
अब उनके ठीक सामने खड़ी थी। बाकी के चारों लड़के अपने दोस्त की टूटी हुई चीख सुनकर पहले सहमे, लेकिन फिर गुस्से और डर में आकर एक साथ वेदांश पर टूट पड़े। लेकिन उनके सामने कौन था? माफिया वर्ल्ड का किंग। वेदांश के लिए यह कोई लड़ाई नहीं थी। वह उन लड़कों को ऐसे टैकल कर रहा था जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा हो। उसने उन्हें एक एक करके हवा में उछाला, जमीन पर पटका और इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह उठने लायक भी नहीं बचे। वेदांश की आंखों में खून उतर आया था। मन्नत को छूना, यह बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी। मन्नत को कोई बुरी नज़र से देख ले तो वेदांश उनकी नज़रें तक निकाल देता, और इन कमबख्तों ने तो उसे छूने की हिम्मत कर डाली थी। वह पागलों की तरह उन्हें मारे जा रहा था। हर पंच, हर किक में बदले की आग थी। मन्नत ठीक वेदांश के पीछे खड़ी थी। वह डर और शौक के मारे बस उसे देख रही थी कि कैसे उसका वेदांश एक शैतान में बदल चुका है। वेदांश उन लड़कों को पागलों की तरह मार रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। लड़के अब लगभग बेहोश हो चुके थे, लेकिन वेदांश के वार थम नहीं रहे थे। इस मारपीट में वेदांश के हाथों से भी खून बह रहा था। आज पहली बार मन्नत उसका यह पागलपन देख रही थी। उसे वह वेदांश राठौर नजर नहीं आ रहा था जिससे उसने बचपन से मोहब्बत की थी। उसके सामने एक अलग ही खूंखार वेदांश राठौर खड़ा था। मन्नत की आंखें भर आई थी, उसके होठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें बार बार वेदांश के जख्मी हाथों पर जा रही थी जिनसे खून बह रहे थे। वह अब चिल्ला उठी, मिस्टर राठौर, प्लीज़ रुक जाइए, वह मर जाएंगे। और अपने हाथों को देखिए, आपको चोट लग रही है, आपको दर्द हो रहा होगा। लेकिन वेदांश, उसे तो जैसे मन्नत की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ और सिर्फ मन्नत का डरा हुआ सहमा चेहरा घूम रहा था, और एक भयानक डर कि अगर वो समय पर नहीं आता तो क्या हो जाता। वह लड़कों को बस मारे जा रहा था। मन्नत बार बार दूर से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांश रुक ही नहीं रहा था। तभी मन्नत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाते हुए वह शब्द बोला जो उसके दिल में हमेशा से था, वी, रुक जाइए। जैसे ही वी शब्द मन्नत के मुंह से निकला, वेदांश के हाथ खुद ब खुद रुक गए। उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून उतर आया हो। वेदांश ही जानता था कि मन्नत के मुंह से वी शब्द सुनने के लिए वह कितना तरसा था। उसका दिल किया कि वह जाकर उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन ना जाने वह कुछ सोचकर रुक गया। वहीं मन्नत के आंसू बिना रुके बह रहे थे। वह टूटती हुई आवाज़ में बोली, रुक जाइए वी, वह मर जाएंगे और आपको भी चोट लग रही है, आपको दर्द हो रहा होगा, प्लीज़ छोड़ दीजिए उन्हें, जाने दीजिए। वेदांश धीरे धीरे जमीन से उठता है। बारिश उसकी शर्ट पर, उसके चेहरे पर, उसके खून से सने हाथों पर गिरती रहती है। उसकी नज़रें अभी भी उन लड़कों पर टिकी थी, ठंडी, खतरनाक, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को अंतिम बार देखा हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुड़ी, मन्नत से टकराई, एक पल में सारी दुनिया जैसे खामोश हो गई। मन्नत की सांस रुक गई, वेदांश की आंखें ठहर गई। दोनों के बीच बस दिलों की धड़कनों की आवाज़ थी। अचानक मन्नत दौड़ते हुए उसके पास आई और सीधा उसके सीने से लिपट गई। उसका यह कदम इतना अचानक था कि वेदांश के हाथ हवा में ही रुक गए। वह पागलपन में जकड़ा खड़ा था, पर उसके सीने में मन्नत काँप रही थी। वो धीरे से टूटी आवाज़ में बोली, वी, आपके हाथ में चोट लगी है, आपको दर्द नहीं हो रहा है क्या? प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए। वेदांश ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी बाहें अभी भी पूरी तरह से फ्रीज थी, लेकिन फिर बिना कुछ कहे झुककर उसने मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया। मन्नत भी बड़े प्यार से अपने हाथ उसके गले में लपेट लिया, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। वेदांश उसे अपनी गोद में उठाए हुए कार की तरफ चल दिया। उसकी एक नज़र भी मन्नत की तरफ नहीं देखा। उसका चेहरा अभी भी ठंडा और पत्थर जैसा था, लेकिन मन्नत की नज़रें बस उसे ही देख रही थी। आज उसकी आंखों में वही गहरा प्यार चमक रहा था जो वह बचपन से वेदांश से करती आई थी। उसके होठ अभी भी फड़फड़ा रहे थे, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वेदांश के चेहरे की सख्ती और ठंडापन देखकर वो खामोश थी।
उसकी आंखों से चुपके से आंसू बह रहे थे। वह आंसू उसकी आंखों के कोनों से बहते हुए वेदांश के गले और हाथों को छू रहे थे। मन्नत के गर्म आंसू को महसूस करते ही वेदांश की मुट्ठी खुद पर खुद कस गई थी। वह अंदर ही अंदर तड़प रहा था, लेकिन उसके चेहरे का ठंडापन अभी उतरा नहीं था। वेदांश ने मन्नत को कार की अगली वाली सीट पर आराम से बिठाया और दरवाज़ा लॉक कर दिया, और फिर उसके कदम वापस उन लड़कों की तरफ बढ़ गए। यह देखकर मन्नत की सांसें रुक गई, उसका गला सूख गया। कार के अंदर से वह चीख उठी, नहीं वी, प्लीज़ प्लीज़ आप उन्हें छोड़ दीजिए, वह मर जाएंगे। लेकिन वेदांश के कदम थम नहीं रहे थे। जैसे जैसे वह उन लड़कों की तरफ बढ़ रहा था, उनकी हालत और भी खराब हो रही थी। वो पहले ही अधमरे हो चुके थे, उनमें तो उठने तक की हिम्मत नहीं थी। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए वेदांश के पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। मन्नत कार के विंडो से यह सब देख रही थी। उसका गला बुरी तरह सूख चुका था। अब यह सब उसे देखा नहीं जा रहा था। पहले भी वह जिंदगी में ऐसे खतरनाक दृश्य झेल चुकी थी। उसका दिमाग फट रहा था। उसकी सांसें अटक अटक कर चल रही थी, जैसे अभी उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। उसे सब कुछ एक चीज़ की तरह दिखने लगा था। उसकी आंखों के सामने फिर से वही कैंप वाला भयानक दृश्य आ गया था। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। एक पैनिक अटैक शुरू हो रहा था। लेकिन तभी उसने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वेदांश उन लड़कों को मार नहीं रहा है। वहीं वेदांश ने उन चारों लड़कों को अपने पैरों में गिरते देखा। उनके दर्द भरी चीखों से भरी माफ़ी की भीख उसके कानों में एक मज़ेदार शोर से ज़्यादा कुछ नहीं था। वह झुका और उन लड़कों के बीच से खून में सना हुआ एक कंकर उठाया। उसकी आवाज़ बर्फ़ जितनी ठंडी सीधे रूह में उतरती हुई महसूस हुई। माफ़ी। वह होठों पर एक भयानक धीमी हंसी लाते हुए बोला, तुम पाँच जिसे छूने की हिम्मत कर बैठे, उस पर मैं किसी की गंदी नज़र तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मेरी जान है और वेदांश राठौर की जान सस्ती नहीं है। वह उस कंकर को अपने हाथ में घुमाता रहा। वही लड़के जैसे ही सुने कि उनके सामने वेदांश राठौर है, उनकी आंखें डर से और भी ज़्यादा फैल गई थी। उनका डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह हिल भी नहीं पा रहे थे। वेदांश उन्हें घूरते हुए बोला, मरना एक पल का खेल है, पर जिंदगी भर तड़पना वह मेरी सज़ा होती है। वेदांश ने अपने जेब से एक ब्लैक डायल वाला छोटा सा हाई सिक्योरिटी फ़ोन निकाला, जो साफ दिखा रहा था कि यह कोई आम फ़ोन नहीं था। उसने उस पर आंखें मूंद कर एक कोडेड नंबर डायल किया। फ़ोन उठाते ही उसने सिर्फ 3 ठंडे शब्द कहे, 5 सड़े हुए माल उठा लो, और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। वेदांश की नज़र फिर उन लड़कों पर पड़ी। मेरी जान, मुझे कई महीनों बाद वी कहकर पुकारा है, इसलिए उस शब्द की वजह से तुम सब आज जिंदा हो। लेकिन यह तुम्हारी किस्मत नहीं, मेरा रहम है। वह अपने जूते से पास पड़े एक तरफते लड़के को थोड़ा सा धक्का देता है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी इस शहर की हदों से बाहर होगी। अगर कल सुबह तुम में से कोई भी यहाँ दिखा, या अगर तुमने दोबारा कभी किसी लड़की की तरफ नजरें भी उठाई, तो तुम दुआ करोगे कि आज रात ही मर गए होते। मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा देंगे। यह कहकर वेदांश बिना किसी और एक्सप्रेशन के उन भीख मांगते खून से लथपथ लड़कों को वहीं छोड़कर वापस मुड़ गया। मन्नत को लगा कि वेदांश ने उसकी बात मान ली है। उसने राहत की गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया था। वहीं वेदांश वापस आया, ड्राइवर सीट पर बैठा और कार स्टार्ट की। दूसरी ओर क्लब की तेज रोशनी कियारा के चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। कियारा एक के बाद एक ड्रिंक पी रही थी। गिलास हाथ में था, पर उंगलियां कांप रही थी। दिल टूटा हुआ था और दिमाग शून्य। तभी फोन की तेज रिंग बजी। स्क्रीन पर चमकता नाम था, डैड कॉलिंग। कियारा ने पहले फोन को अनदेखा कर दिया। रिंग फिर शुरू हुई, तीसरी बार, चौथी बार। आखिरकार उसने झुंझुलाकर फोन उठाया। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई हुई थी। हाँ डैड,
राजवीर जी की सांस में घबराहट साफ थी। कियारा बच्चा, आप कहाँ हो? ठीक हो ना? कियारा के होठों पर शराबी टूटी हुई सी मुस्कान आ गई। हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर आ जाऊंगी। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मन हल्का हो जाएगा। राजवीर जी कुछ और कह पाते उससे पहले दिव्या जी ने तेजी से फोन उनके हाथ से ले लिया और वह बोली, कियारा बच्चा, हम जानते हैं कि आप बहुत तकलीफ में हो। प्लीज़ प्लीज़ घर आ जाइए, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। कियारा ने झुंझुलाहट भरी सांस ली। मॉम प्लीज़, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। डोंट वरी, मैं सच में ठीक हूँ। और उसने फ़ोन काट दिया। उसने वापस गिलास उठाया, एक और घुट लिया, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने के चेयर पर पड़ी। राव ठीक उसके सामने बैठा हुआ था, शांत, स्थिर और खतरनाक नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे वह कब से इंतजार कर रहा हो। कियारा की आंखें सिकुड़ गई। उसके शब्द लड़खड़ाए, लेकिन उनमें गुस्सा साफ था। तुम कौन हो तुम? और ऐसे कैसे मेरे सामने आकर बैठ गए? हटो, मेरे सामने से अभी हटो। कियारा का चेहरा शराब और टूटन से लाल पड़ चुका था। वह गिलास को धीरे धीरे घुमा रही थी, जैसे अपनी जिंदगी भी उसी में घुमा रही हो। उसके सामने बैठा राव बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। उसकी नज़रें तेज, गहरी और कुछ ऐसी थी जैसे वह कियारा की आत्मा तक पढ़ ले। राव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, एक शिकारी की तरह, धीमी और खतरनाक। उसने वेटर की ओर उंगलियों से हल्का सा इशारा किया और कुछ ही सेकंड में टेबल पर 2 नई ड्रिंक रख दी गई। यह देख कियारा झुंझुलाकर बोली, अभी तक तुम यही हो, गए नहीं? आखिर कौन हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हें ड्रिंक करनी है तो जाकर कहीं और बैठो, और अगर गलती से तुम मुझे ऑफर कर रहे हो तो याद रखना, आई एम कियारा शेखावत, और कियारा शेखावत को पीने के लिए किसी अजनबी की परमिशन या ऑफर की ज़रूरत नहीं है। अब बोलो, बैठे क्यों हो यहाँ? राव उसकी आंखों को कुछ सेकंड तक चुपचाप पढ़ता रहा, फिर होठों के किनारों पर एक धीमी शिकारी मुस्कान उभरी। ओह, तो मिस शेखावत, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लगता है कुछ बात है। एक बात बताओ, जिस तरह तुम गिलास पकड़ी हो ना, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम अंदर से बहुत टूट गई हो, जो अपना दर्द छुपा रही है। कियारा की उंगलियां पल भर के लिए रुक गई, फिर उसने एक जबरदस्ती हंसी हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पढ़ सकते हो, तो प्लीज़, तुम्हारी ये साइकोलॉजी वाली लाइनें मुझ पर काम नहीं करेगी। राव झुककर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, शायद, लेकिन यह आंखें जितना तुम कह रही हो उससे कहीं ज़्यादा चिल्ला रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ टूटा हुआ है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम भाग किससे रही हो, दर्द से, किसी इंसान से या खुद से? कियारा की आंखें लाल होने लगी। उसने एक लंबी सांस भरी और पीछे कुर्सी पर टिक गई। तुम्हें इससे क्या है, जिस वजह से मैं टूटी हूँ? उसकी कहानी तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। राव ने अपने गिलास की बरफ घुमाते हुए कहा, भले मैं कहानी नहीं समझूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ, तुम कहो तो आज की रात जरूर समझ सकता हूँ। कभी कभी किसी अजनबी के साथ बैठकर पीना किसी अपने से ज़्यादा सुकून देता है। कियारा की आंखें भर आई, लेकिन उसने ओढ़ी हुई मुस्कान बनाए रखी। तुम अजनबी ही ठीक हो, क्योंकि जिन्हें अपने कहा था वही सबसे पहले धोखा देते हैं। राव का चेहरा गहरा हुआ। वह धीरे से उठ खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाया, तो चलो डांस कर लेते हैं, शायद दर्द भी बीच पर थोड़ा आसान हो जाए। कियारा ने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में नफरत, शराब और टूटे हुए भरोसे का जहर तैर रहा था। वह धीरे से बोली, डांस करेंगे, क्योंकि आज मैं खुद को भूल जाना चाहती हूँ, हर कीमत पर। राव के चेहरे पर हंसमयी मुस्कान थी। वह धीरे से फुसफुसाया, श्योर बेबी, आज की रात तुम ऐसे भी नहीं भूलोगी। इधर वेदांश ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट कर दी। मन्नत एक टक अपनी भरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। वह कभी उसका सख्त भावहीन चेहरा देखती तो कभी उसका बहता खून जो उसके हाथों से निकल रहा था।
लेकिन वेदांश के चेहरे पर उस दर्द का जरा भी निशान नहीं था, मानो वो किसी पत्थर का बना हो। मन्नत ने उसके जख्मी हाथों को थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था, लेकिन फिर उसने झट से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। वेदांश का ठंडा और चुप रवैया उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वह खिड़की के बाहर अंधेरा देखने लगी, पर उसकी आंखों के सामने आज का पूरा दिन घूम रहा था। कैसे वेदांश ने पूरी महफिल में आज उसे प्रपोज किया, कैसे उसने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वजूद बना दिया, कैसे वह उसके लिए तड़प उठा और कैसे उसने खुद उसके प्यार को ठुकरा कर उससे दूर चली गई। मन्नत क्या ही जाने कि वेदांश के मन में अभी क्या चल रहा था। वह तो यह सोचकर कांप रहा था कि यदि आज वो देर कर दिया होता तो मन्नत को फिर से वही सब कुछ झेलना होता जिसकी वजह से आज वह खुद को उसके लायक नहीं समझती। यह सोचते वेदांश की मुट्ठियाँ स्टीयरिंग पर कसती जा रही थी। उसकी आंखें पत्थर की हो गई थी। उसका दिल डर से जैसे धड़कना भूल गया था। कार के भीतर दो धड़कनें थी और दोनों ही डरी हुई। मन्नत इस डर से कि कहीं वेदांश उससे दूर ना हो जाए, वही वेदांश इस डर से कि कहीं मन्नत को फिर से खो न दे। लेकिन दोनों चुप थे। बस कार अंधेरे रास्ते से गुजरती जा रही थी। दो टूटे दिलों के बीच की यह खामोशी इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वेदांश की कार अचानक उसके प्राइवेट फार्म हाउस पर आकर रुकी। वह कार से निकलकर दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोला और झुककर मन्नत को बिना कुछ कहे अपनी बाहों में उठा लिया। मन्नत भी कुछ नहीं कह रही थी, बस उसके चेहरे को निहार रही थी। उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, प्लीज वी, कुछ तो बोलिए, एक बार मुझे जान ही कह दीजिए। लेकिन वेदांश, वह तो जैसे खामोशी में जकड़ गया था। वह सीधे मन्नत को ऊपर कमरे में ले गया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। मन्नत को लगा कि अब तो वेदांश कुछ बोलेगा, वह उसे डांटेगा, उससे शिकायत करेगा या कम से कम उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करेगा। हर वो चीज़ करेगा जो वह पहले भी करता था। लेकिन इस बार वेदांश ने कुछ नहीं किया। उसने मन्नत की तरफ देखा तक नहीं और सीधा कमरे से बाहर निकल गया। यह देखकर मन्नत हैरानी से चौंक उठी। वह मुंह बनाकर हल्की आवाज में बोली, ये क्या हुआ? कुछ कहा क्यों नहीं? मैं ठंड से कांप रही हूँ, मुझे सीने से नहीं लगाया, बस ऐसे ही चले गए। तभी थोड़ी देर में एक मेड उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह देखकर मन्नत की आंखें सिकुड़ गई। वो हैरानी से पूछी, आप इस वक्त इतनी रात को यहाँ? फार्म हाउस में तो कोई मेड नहीं रहती। उस लेडी ने शांति से जवाब दिया, मैं और दो लोग यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं मैम। बॉस ने हमें पहले ही बता दिया था तो हमें आना ही पड़ा। उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, आपको ठंड लग जाएगी और फिर आपको गर्मा गर्म सूप दिया जाए। यह कहकर मेड वहाँ से निकल गई। मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, यह तो वो खुद भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, मुझसे नाराज़ है, नखरे दिखा रहे हैं। हाँ, होना भी चाहिए। जिस तरह से मैंने आज उनका दिल तोड़ा है, उन्हें नाराज़ होना ही चाहिए। यह कहते हुए मन्नत की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे वेदांश के ठंडे व्यवहार से बहुत तकलीफ हो रही थी। वही वेदांश सीधे अपने प्राइवेट जिम एरिया में आ गया था। हालांकि यह जिम करने का कोई सही वक्त नहीं था, लेकिन वह अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए वहां आया था। वह अपने घायल हाथों से ही पंचिंग बॉक्स पर जोर जोर से वार किए जा रहा था। हर पंच में उसका दर्द, डर और गुस्सा निकल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार मन्नत का चेहरा घूम रहा था, डरा हुआ, थका हुआ और उन लड़कों की गंदी खिलौना हंसी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था और बार बार मन्नत का यह कहना कि वह उसके लायक नहीं है, यह सोचकर ही उसका गुस्सा और बढ़ने लगा था। दिल में बेतहासा दर्द उठ रहा था। वह यह सोचकर तड़प उठता कि मन्नत ने उसकी मोहब्बत को समझा ही नहीं। वही मन्नत कपड़े बदलकर और थोड़ी तसल्ली पाकर वेदांश को ढूंढते ढूंढते किचन में चली गई। वहाँ वह मेड उसके लिए गर्मा गर्म सूप बना रही थी। मन्नत शांत स्वर में पूछी, आपके बॉस कहाँ हैं? मेड ने कहा, मैम वह तो जिम एरिया में गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपको सूप दे दिया जाए। आप गर्मा गर्म सूप पीकर अपने कमरे में आराम कीजिए। मन्नत ने मेड से और कुछ नहीं कहा। उसके मन में अब सूप पीने से ज़्यादा जरूरी कुछ और ही था। वह सीधे जिम एरिया की तरफ चल दी।
उसे वेदांश के हाथों से बहते खून को देखकर चैन नहीं मिल रहा था। वह उसकी खामोशी को तोड़ना चाहती थी। जैसे ही मन्नत जिम एरिया में पहुंची, उसके कदम अचानक थम गए। उसकी सांसें भारी पड़ने लगी। वेदांश पंचिंग बॉक्स पर बेकाबू होकर पंच पर पंच मारे जा रहा था। उसके घायल हाथों से ताजा खून दोबारा बहने लगे थे। जमीन पर गिरती हर बूंद जैसे मन्नत के दिल पर गिर रही थी। वहीं वेदांश की आंखें लाल थी, गुस्से से, दर्द से, और उनमें एक ऐसी नमी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मन्नत का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। वह भागते हुए आगे आई और अगले ही सेकेंड वेदांश का एक जोरदार पंच जो बॉक्स पर लगने वाला था, सीधे मन्नत के चेहरे के सामने जाकर रुक गया। दोनों की सांसें थम गई। मन्नत ने पंचिंग बॉक्स को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा, तकलीफ और वेदांश के लिए बेचैनी। वहीं वेदांश ने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा और बिना उसकी आंखों में देखे पलटकर खड़ा हो गया। वह अपनी आंखों में तैरते आंसू छुपा लेने की कोशिश कर रहा था। मन्नत अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। आप खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं वी? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे डांट लीजिए, मुझे भला बुरा कह लीजिए, पर यूँ चुप मत रहिए, यूँ नजरें मत फेरिए मुझसे। उसकी कांपती आवाज़ सुनकर वेदांश की आंखें खुद पर खुद बंद हो गई। उसने गहरी दर्द से भरी सांस ली, फिर बहुत धीमी, बहुत थकी हुई आवाज़ में बोला, मिस मन्नत, वादा तोड़ने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आपकी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दूंगा, लेकिन क्या करूँ, कुछ वादे जिम्मेदारी से बड़े नहीं होते। जब तक मुझे यह यकीन नहीं हो गया कि आप सुरक्षित हैं, मैं खुद को रोक नहीं सका। मन्नत की सांसें वहीं अटक गई। मिस मन्नत? उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे तो आदत पड़ चुकी थी वेदांश के मुंह से जान सुनने की, लेकिन आज वेदांश ने उसे जान नहीं कहा। उसने उससे दूरी से, ठंडेपन से मिस मन्नत कहा था, और ठीक उसी पल मन्नत की आंखों से कुछ टूटकर गिरा। वेदांश ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अब आप जाइए, सूप पी लीजिए, आराम कीजिए, कल सुबह आपको शेखावत मेंशन छोड़ दूंगा। और यह कहते हुए वह उससे और दूर हो गया, जैसे अपने दिल को ही पीछे छोड़ता जा रहा हो। वह पलटकर जाने लगा, लेकिन मन्नत झट से उसके रास्ते में आकर सामने खड़ी हो गई। ना चाहते हुए भी वेदांश को अपनी नज़रों को उठाकर मन्नत की आंखों में देखना पड़ा। मन्नत की आंखें आंसुओं से लबालब थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वह टूटी हुई आवाज़ में बोली, क्या कहा आपने मुझे? मिस मन्नत? मैं आपकी मिस मन्नत हूँ? बोलिए ना, क्या मैं आपकी मिस मन्नत हूँ? उसने अपना हाथ बढ़ाकर वेदांश के सीने को छुआ। आप मुझसे नाराज है ना? मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल तोड़ा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यह सुनते ही वेदांश के चेहरे पर एक कड़वी दर्द भरी मुस्कान आ गई, एक मुस्कान जो उसके टूटे हुए दिल की कहानी कह रही थी। वह कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोला, अब बच्चा क्या है जो आप कहेंगी? और ऐसे भी मिस मन्नत, आप तो मेरे लायक ही नहीं हैं। वेदांश ने जानबूझकर मन्नत के शब्दों को उसके सामने फेंका। यही कहा था ना आपने कि आप मेरे लायक नहीं हैं, तो फिर क्या बचा है हमारे बीच में कहने के लिए? ना आप कुछ कहिए, ना मैं कुछ सुन पाऊंगा। वेदांश की आवाज़ में गहरा दर्द था। अब कुछ सुनने की हिम्मत नहीं बची है। यह कहते हुए वह अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि मन्नत उसकी आंखों की नमी ना देख पाए। मन्नत उसके हर दर्द को महसूस कर पा रही थी। उसकी नज़रें झुक गई थी। वेदांश की कड़वी बातें सुनकर उसका दिल रोने लगा था। वह वही खड़ी सिसक सिसक कर रोने लगी। वह जानती थी, वह चाहती तो वेदांश के सवालों का जवाब दे सकती थी, लेकिन क्या जवाब देती, क्योंकि जिस दर्द से वह गुजर रहा था वह दर्द मन्नत ने उसे खुद दिया था। इसलिए वह सिर्फ सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके सिसकने की आवाज़ वेदांश के कानों में पड़ रही थी। वह खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। उसके दिल में भयानक तड़प थी, पर उसने ठान लिया था कि वह मन्नत के पास नहीं जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में बोला,
आई एम सॉरी जान, मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि अगर मैं अभी कमज़ोर पड़ गया तो आप फिर से मुझे छोड़कर चली जाएंगी। आपको यह एहसास करना ही होगा कि हमारे बीच मोहब्बत रूह की है, जिस्म की नहीं। मैंने आपको रूह से पूजा है, फिर आपने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि आप मेरे लायक नहीं हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं जान रहा हूँ कि आप दर्द में हैं, लेकिन यह दर्द आपको देना ज़रूरी है ताकि आप फिर से किसी और दर्द में ना पड़े। कोई भी आपको ताना दे तो आप उस ताने को इतनी आसानी से स्वीकार ना करें और टूटे ना। आपको लड़ना सीखना होगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। वेदांश अपनी जगह से हिला नहीं। उसका शरीर शांत था, पर वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। फिर वो जिम एरिया से बाहर निकल गया। मन्नत अपनी टूटी हुई आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। जानती हूँ वी, अभी आपको मैंने बहुत तकलीफ दी है। आज की रात आपने हमारे लिए बहुत खास बनाई थी, लेकिन मैंने सब बेकार कर दिया। फिर वह थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई है। आपने कहा था ना कि आज की रात हमारी है तो हमारी ही रहेगी। मैं आपको मनाऊंगी जब तक आप मान नहीं जाएंगे। उसकी आंखों में फिर से वही प्यार चमक उठा। आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहूँगी, जब तक आप सुन नहीं लेंगे। आखिर मैं आपकी जान हूँ। जब आप नहीं हारे तो मैं कैसे हार जाऊँगी। मुझे आपकी आंखों में फिर से अपने लिए वही मोहब्बत देखनी है, वही पागलपन जिसे आप लाख छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मन्नत ने अपने आंसू पोंछे और फिर धीरे से फार्म हाउस के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और वह दरवाजे के बाहर जाकर बारिश में खड़ी हो गई। वेदांश जैसे ही किसी काम से अंदर लॉबी में आया, उसकी नज़र मन्नत पर पड़ी, जो बाहर जिद में भीग रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई, चेहरा तुरंत सख्त और ठंडक में बदल गया। वो खुद से बड़बड़ाते हुए, यह पागल हो गई है क्या? अभी इनकी तबीयत खराब है और बारिश में जाकर भीग रही है। वो झट से अंदर गया, छाता लिया और तेजी से माहर मन्नत के पास गया। उसने छाता मन्नत के ऊपर तान दिया और गहरे गुस्से और चिंता में बोला, मिस मन्नत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी रात को आप बारिश में भीग रही हैं। आपकी तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। चलिए अंदर चलिए। मन्नत झट से वेदांश के छाते के नीचे से बाहर निकल गई और फिर से तेज बारिश में भीगने लगी। वो सीधे वेदांश की आंखों में देखते हुए बोली, मैं बारिश में भीगना चाहती हूँ। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। आपको जाना है तो आप अंदर जाइए। उसकी आवाज़ में दर्द नहीं था, बल्कि चुनौती थी। और ऐसे भी आपको अब मेरी चिंता क्यों हो रही है? अभी तो आपने कुछ देर पहले कहा कि हमारे बीच में सब खत्म हो गया है, तो फिर यह दिखावा क्यों? यह सुनते वेदांश की मुट्ठी छाते के स्टिक पर कस गई थी। उसके चेहरे का ठंडक अब गहरे गुस्से में बदल रहा था। वह मन्नत को घूरते हुए गहरी आवाज़ में बोला, देखिए, बेफुजूल की बातें मत कीजिए। मैंने कहा अंदर चलिए, वरना मैं। मन्नत बीच में टोकते हुए और नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, वरना क्या मिस्टर राठौर? हाँ बोलिए मिस्टर राठौर, वरना क्या? मैं आपसे डरती नहीं हूँ जो आप मुझे धमका रहे हैं। और ऐसे भी जब हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं तो यह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मन्नत के मिस्टर राठौर वाली बात और दिखावा शब्द ने वेदांश के सब्र का बांध तोड़ दिया था। अब उसे समझ आ गया था कि मन्नत ने यह जिद जानबूझकर की है ताकि वह बोलना शुरू कर दे। वही क्लब में डांस फ्लोर की रोशनी बदल रही थी, लेकिन कियारा की दुनिया एक ही चेहरे पर अटकी थी, वेदांश पर। उसके कदम बीट पर चल तो रहे थे, पर होश किसी और ही ख्वाब में खोए हुए थे। हर तरफ उसे सिर्फ वेदांश ही दिख रहा था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, मानो वो भीड़ से निकलकर उसे अपनी ओर बुला रहा हो। कियारा की सांसें भारी थी, दिल में वही जख्म, वही धोखा। लेकिन शराब और दर्द ने मिलकर उसका भ्रम और भी गहरा कर दिया था। उसी पल राव कियारा के और भी करीब आया, उसके कमर पर हाथ रखा और एक तेज मुंह में उसे हल्का सा लिफ्ट कर अपने करीब खींच लिया। कियारा चौंकी जरूर, पर उसके होश टूटे नहीं थे। वह अभी भी वेदांश को ही देख रही थी। उसकी आंखें भर आई और होठ कांपते हुए बोले, आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, है ना?
मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। वह पूरी तरह भ्रम में थी। दिमाग में वेदांश, बाहों में राव। राव के चेहरे पर उसी पल एक धीमी, रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने कियारा को और कसकर अपनी बाहों में थामा, धीमे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थकान, दर्द और शराब ने उसे लगभग बेबस बना दिया था। राव ने बिना किसी की नज़र में आए उसे संभालते हुए डांस फ्लोर से हटकर अंधेरे कॉरिडोर की तरफ ले जाना शुरू किया। कियारा अभी भी बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़कर मत जाना, कभी मत जाना। राव का हाथ उसकी कमर पर था, चेहरे पर गहरी खतरनाक संतुष्टि। धीमे कदमों से वह उसे अपनी बाहों में लिए हुए था, जहां अंधेरा और खेल दोनों गहराने वाले थे। क्या होगा कहानी में आगे? क्या है राव का कियारा को लेकर प्लान? और अब कैसे मनाएगी मन्नत वेदांश को? वेदांश अब क्या करेगा? क्या वह मन्नत को जबरदस्ती अंदर ले जाएगा या उसकी चुनौती स्वीकार करेगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।